नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 12 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वाणिज्य गणित। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। वीडियो में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित, इसकी थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन को कॉपी पर। हम तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम कॉपी पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है वाणिज्य गणित पाठ 12। ठीक है, वाणिज्य गणित क्या होती है? वाणिज्य गणित जिसमें हम व्यापार करते हैं, एक ऐसी गणित जिसमें हम व्यापार से या दैनिक जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी महत्वपूर्ण डिफिकल्टी जो हमारी कठिनाइयाँ होती है उसको सॉल्व करते हैं, तो वो वाणिज्य गणित के अंतर्गत आती है। जैसे आप लोगों को बट्टा निकालना हो, किसी को पैसे दिए हैं तो ब्याज निकालना हो, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, व्यवहार गणित समझेंगे, और मुद्रा की क्या हो सकता है, बिल क्या होता है, इसी सब का साधारण ब्याज क्या होता है, इन सब का अध्ययन इस पार्ट में हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं। पहली पॉइंट लिखा है भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। तो किसी भी तुलना को यदि आप भाग द्वारा कर रहे हैं तो उसे हम अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई 5 है और बटे 7 है, तो इसी को हम अनुपात कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5:7। ये जो आप लोगों को चिन्ह दिख रहा है डबल डॉट, इसे हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये वही लिखा है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। अब देखिए दूसरे पॉइंट में हमें कहा गया है दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहा जाता है। अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे हमने आप लोगों को बताया कि, लेकिन ये यहाँ पर जान लीजिए कि यदि कोई राशि हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पर हमें 5 मीटर दिया जा रहा है, तो इसे हम अनुपात नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऐसा कैसा रहेगा, और 7 मीटर को हम 700 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब इस प्रकार इसे हम अब अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं यदि मात्रक समान है तो। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है अनुपात को संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है। जैसा कि हमने यहाँ आप लोगों को बताया, जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी को यहाँ पर एक कोई संख्या है y, इसे हमें 7 भागों में बांटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y को हमने 7 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो y को 7 भागों में बांट दिया तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y को हमने बांट दिया है 7 भागों में और प्रत्येक भाग 3 आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बांट दिया है, तो y का ये 7वां भाग 3 है। ठीक है, 3 जो है y का 7वां भाग है। दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 0/2। ठीक है, और ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं कि 0:2। तो अब हम लिखेंगे क्या, ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं कि 2/0 या 2:0। ठीक है, इसमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए, यही हमें यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए आगे हमें कहा गया है किसी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए दोनों पदों को के महत्तम समापवर्तक से प्रत्येक पद को विभाजित करते हैं। तो जो हमारा लासा होता है, यानी मासा होता है महत्तम समापवर्तक, किसी अनुपात को हम सरलतम रूप में लिखने के लिए उसी से हम दोनों पदों में भाग दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे वाले पॉइंट में हमें कहा गया है अनुपात केवल एक ही प्रकार की राशियों में होता है। जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि यदि आप यहाँ पर लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर और नीचे 7 मीटर लिख रहे हैं तो इसे हम अनुपात में नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इन दोनों की राशियों को समान करना होगा। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर लिखा था, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया कि 700 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं हमें क्या कहा गया है कि समान इकाई वाली राशियों को अनुपात के रूप में लिखने के बाद उनके साथ इकाई नहीं लिखा जाता, अर्थात अनुपात का कोई इकाई नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने 5 सेंटीमीटर और 7 मीटर लिखा था, तो 5 और 700 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब इसे हम केवल सिंपली लिखेंगे 5/700। अब देखिए अगले पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, कहा गया है अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा था 5 सेंटीमीटर और बचे 700 सेंटीमीटर। तो इसे आप चाहें तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 1/14, क्योंकि 14/70 होता है तो 1:14 यानी 1/14 हो जाएगा। इसे हम 1:14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये में कहा गया है कि सरल रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है अनुपात के दोनों पक्षों में शून्य को छोड़कर किसी संख्या से गुणा करने या भाग देने से अनुपात के मान में अंतर नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है 1:14, तो इधर आप चाहें तो 2 से गुणा कर दें, यानी किसी शून्येतर संख्या शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से दोनों पक्षों में यदि आप गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:28 हो गया। तो इसे जब आप सरल अनुपात में, यानी इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2:28। तो इसे आप काटेंगे तो फिर आप लोगों को 1:14 प्राप्त हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि केवल शून्य को छोड़ दिया जाए तो दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे आप, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए आगे वाले पॉइंट में कहा गया है
अनुपात को भिन्न और दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 2/28 लिखा था, तो इसे ये एक भिन्न हो गई और इसे दशमलव में आप व्यक्त कर सकते हैं। 2 में 28 से भाग दे दीजिए, दशमलव में व्यक्त हो जाएगा। अब देखिए आगे वाले पॉइंट में कहा गया है, दो समान अनुपातों को समानुपात कहा जाता है। समानुपात को दर्शाने के लिए चिन्ह समानुपात यानी 4 डॉट आप देख रहे होंगे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दो अनुपात यदि आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, एक दिया गया है 2/7 और फिर दूसरा भी आप लोगों को 2/7 दिया गया है, यानी ये कितना लिखा है 2:7 और ये भी 2:7 लिखा गया है। तो दोनों समान है, तो यानी समानुपात का चिन्ह यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 4 डॉट रख देंगे हम यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने समानुपात में कर दिया, यानी दोनों राशियाँ जब समान अनुपात में रहेंगी तो यहाँ पर हम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, 4 राशियाँ या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर हो। यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा गया है, मान लेते हैं हम यहाँ पर A, B, C और D हमें 4 राशियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये 4 राशियाँ समानुपात में होती हैं यदि पहले और अंतिम यानी A और D पहले और अंतिम का गुणनफल मध्य वाले पदों का गुणनफल यानी C और D के गुणनफल के बराबर होगा, तभी ये संख्याएं समानुपात में होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें स्पष्ट किया गया है आगे, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल हमने कर लिया AD और मध्य पदों का गुणनफल हमने CD कर दिया, तो ये बराबर होता है। देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, यदि 4 शून्येतर संख्याएं क्रमानुसार ABCD हो तो इनके समानुपाती होने का प्रतिबंध AD बराबर BC। इसे हमने आप 1/100 को प्रतिशत के चिन्ह यानी इतना देख लीजिए, प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है के रूप में लिखा जाता है। यानी आप लोगों को यदि कहीं पर 1/100 दिख रहा है तो इसे आप इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी परसेंटेज के चिन्ह के उसमें व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से गुणा करके सरल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा है 2% लिखा है कोई, तो इसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे भिन्न में, तो इसे इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं कि 2 लिखा है और यहाँ पर जो परसेंटेज का चिन्ह है इसके स्थान पर 1/100 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको काट देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा 1/50 और इसी से कितना लिख सकते हैं 1:50। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को ऐसी समतुल्य संख्या में बदलते हैं जिसका हर 100 हो। 1/100 के स्थान पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर 2 अंक बाईं और दशमलव खिसका देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यदि लिखा हो कि 200%, कोई 200% लिखा और इसे आपको दशमलव में बदलना हो तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 200 हो जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 2 अंक इधर जो दशमलव है, दशमलव यहाँ पर दिया गया है ना, दशमलव मतलब ये देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लगा है तो कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो दशमलव लगा है इसे 2 अंक बाईं और खिसका देते हैं, यानी 2 अंक इधर आ जाएगा तो यानी यहाँ 2.0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2%। यही में यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए दोस्तों अगले पॉइंट में कहा गया है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दिया गया है 2.00। तो यहाँ पर हमें कहा गया है जो यहाँ पर जो दशमलव दिया गया है 2 अंक दाईं ओर यानी इधर खिसका कर लिख देते हैं, यानी 2 अंक दाईं ओर खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 200%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रतिशत में इसको बदल दिया। अब देखिए दोस्तों अगले में कहा गया है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करें। तो किसी मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने कल खरीदी थी 5 रुपए की थी और आप उसके बाद कल के बाद मतलब आज फिर गए तो आप आज खरीदा जब आप लोगों ने, तो आपने 10 रुपए का उसे पाया, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे पता करेंगे, पहले बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कल जो खरीदा था 5 रुपए का खरीदा था और आज आप लोगों ने 10 रुपया खरीदा, तो आप लोग जानते हैं कि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 रुपया मूल्य बढ़ा, तो 5 पहले हम इसे ज्ञात कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर पहले बढ़े हुए मूल्य से भाग देते हैं, तो पहले 5 रुपये था, 5 रुपया बढ़ा है तो 5/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दिया गया है, अब भागफल या प्राप्त भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पर जनसंख्या ले लिया गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए पैसे में यहाँ पर लिख सकते हैं जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर जनसंख्या में वृद्धि पहले की जनसंख्या गुणे 100। तो जैसे आप लोगों को पैसा ज्ञात करना है तो पैसे में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो पैसा में जो वृद्धि हुई है यानी 5 रुपये में वृद्धि हुई है और पहले कितना था 5 ही था और गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा बराबर 100% की वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप
देख सकते हैं 100% की वृद्धि होगी। अब देखिए आज बढ़ा प्रतिशत क्या होगा, बढ़ा प्रतिशत बराबर बढ़ा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणे 100, ये होगा सूत्र। ठीक है, बढ़े हुए प्रतिशत, यदि आप लोगों को किसी का बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ा हुआ प्रतिशत बराबर बढ़ा मूल्य बटा पहले का मूल्य और गुणे 100। अब देखिए घटा वाला मूल्य आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, किसी वस्तु के दाम में घटौती आ जाती है यानी प्रतिशत घटा हुआ मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो घटा हुआ परसेंटेज बराबर होगा घटा हुआ मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणे 100। और लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कैसे ज्ञात करेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लोग ये फार्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे कहा गया है किसी वस्तु के विक्रय के लिए उसे मंगवाने में लगे अतिरिक्त धन को उपरिव्यय कहते हैं। तो जो अब हम किसी वस्तु को मंगवाते हैं कहीं से, तो जो उसमें भाड़ा लगता है उसको हम उपरिव्यय कहते हैं यानी अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अतः लागत बराबर होता है वस्तु को खरीदते समय भुगतान की गई राशि। यानी मान लीजिए आपने कुछ खरीदा तो आप लोगों ने 5 रुपये उसको दिया, और अपने घर से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर खरीदा आपने तो 5 रुपये दिए। अब उसको मान लीजिए वो सामान बहुत बड़ा है तो उसको आपको मंगवाने के लिए मान लीजिए किसी रिक्शे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रिक्शे से आप यदि आप मंगाएंगे तो आप लोगों का मान लीजिए दो रुपया किराया लग जाता है, तो वो 2 रुपया जो किराया लग रहा है आप लोगों का वो उपरिव्यय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए आगे अगले पेज पर हमें कहा गया है दो व्यापारों में लाभ या हानि की तुलना करने के लिए लाभ या हानि को प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब हम कोई व्यापार करते हैं यानी दो व्यापार जब होते हैं तो उसमें लाभ या हानि की तुलना को व्यक्त करने के लिए हानि या लाभ प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए लाभ प्रतिशतता या हानि प्रतिशतता ज्ञात कैसे करेंगे, तो लाभ प्रतिशतता का सूत्र है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशतता का सूत्र है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा 100, तो 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में क्रय मूल्य का इस्तेमाल हुआ है, विक्रय मूल्य कहीं पर नहीं आ रहा। लाभ ज्ञात करेंगे तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि ज्ञात करेंगे तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे में कहा गया है जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि दी जाती है अथवा ली जाती है उसे ब्याज कहते हैं। तो आप ब्याज की परिभाषा यहाँ से प्राप्त कर लिए। मान लीजिए किसी से आपने 50 रुपये लिए थे और उसने किसी दर पर आप लोगों को दिया था, मान लेते हैं 5% की दर पर दिया था। तो जब आप उसको लौटाने जाएंगे तो आप लोगों ने 5 रुपये लिए थे उससे, तो आप जब लौटाने जाएंगे तो कुछ अतिरिक्त धन लेगा 5% के हिसाब से, समय के हिसाब से जोड़ कर लेगा। तो जो अतिरिक्त धन आपसे लेगा वही उसका ब्याज होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जमा अथवा उधार ली गई धनराशि को मूलधन कहते हैं। जो आपने उधार लिया या धन जमा किया है कहीं पर उसे हम मूलधन कहेंगे। अब देखिए लिखा है जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है या उधार या ऋण लिया जाता है उस राशि को उस अवधि को हम समय कहते हैं। तो जिस समय के लिए आप लेते हैं उसे हम समय कहते हैं। जब आप किसी से उधार या ऋण लेते हैं जिस समय के लिए, मान लीजिए 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो आपका समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। अब आगे देखिए 100 के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को दर कहते हैं। 100 रुपये के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को हम दर कहते हैं। ब्याज की दर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आपको पता ही है। अब आगे देखिए ब्याज की दर प्रतिशत तिमाही, छमाही अथवा प्रति रुपया प्रति मास के रूप में भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि आप ब्याज को वार्षिक ही नहीं तिमाही, छमाही या प्रति रुपया प्रति मास महीने करते हैं। अब देखिए ब्याज के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए देख लेते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज होता है प्रति वर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धन को, जब हम किसी से मूलधन लेते हैं तो उस पर जो अतिरिक्त हम धन देते हैं उसे वही हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। अब आगे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज को भी मूलधन में जोड़कर उसे पुनः मूलधन मान लिया जाता है और फिर उस मूलधन पर प्राप्त ब्याज को अगले वर्ष पुनः जोड़कर नया मूलधन प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगले वर्ष पुनः ज्ञात करेंगे। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। कैसे जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा मान लीजिए आपने 200 रुपये किसी से लिए और आपने 5% के ब्याज पर उससे ले लिए। ठीक है, 200 रुपये लिए। अब आपने 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए लिया तो मान लीजिए कि आपका कुल मिलाकर आपको उसको भुगतान करना है 1000 रुपये। ठीक है, 5% के हिसाब से। तो 1000 रुपये जब आपने ले लिए दर दे दिए उसे, तो 1000 ये और जो मूलधन था यानी 1200 रुपये जो हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। तो अगले वर्ष के लिए ये 1200 मूलधन का काम करेगा। अब इस 1200 पे इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 1000 और 200 है तो 1200 होगा। ठीक है, तो 1200 पर 5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, और जब इससे प्राप्त होगा अतिरिक्त मूलधन साधारण ब्याज, फिर इसमें जुड़ जाएगा तो अगला जो धन आएगा इससे ज़्यादा आएगा, फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक ब्याज होता है।
ये यदि कोई यदि इस पर ले लेता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वो जान लीजिए पूरा कर्जे में चला जाएगा। और साधारण ब्याज सरल ब्याज होता है। हमें यदि लेना हो किसी भी तौर पर तो हमें साधारण ब्याज पर लेना चाहिए, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज यानी साधारण ब्याज। यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, ठीक है। ये सब फार्मूले याद कर लीजिएगा। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, कर ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब चलिए अगले देखिए, अगले पॉइंट पर हमें अगले पॉइंट जो लिखे गए हैं, दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले सरलतम गणना की विधि को व्यवहार गणित कहते हैं। इसमें अधिकांश क्रियाएं मौखिक होती हैं। जो व्यवहार गणित होता है इसमें अधिकांश क्रियाएं मौखिक होती हैं। व्यवहार गणित में अपेक्षित मान निकालने हेतु गणना विभिन्न तरह से की जा सकती है, किंतु अपनी समझ से सरलतम और सहज विधि अपनाना उत्तम होता है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं आप लोगों को बड़ी आसानी से समझा देता हूँ। जैसे कोई कहता है कि 4 गुणे 5 20 होता है, तो कोई ये भी कहता है कि 20 गुणे 1 भी 20 होता है। तो जिस प्रकार से जो समझ पाए, यानी जिससे समझ में आ रहा है कि 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है, और जिसे ये समझ में आ रहा है कि 5 गुणे 4 बराबर 20 होता है, या किसी को ये समझ में आ रहा है कि 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 आएगा। तो जिसको जैसा सुविधा पड़े वो वैसा ज्ञात करे, ठीक है। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय यह होता है जब हम अपनी वस्तु को देकर दूसरे से आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते हैं तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। मान लीजिए गाँव में आप देखते होंगे हमारी माताएं जब खाना बनाती हैं तो मान लीजिए किसी के यहाँ से यदि कोई मान लीजिए तेल कम पड़ जाता है तो वहाँ से जाती हैं ले आती हैं और फिर लेकर आती हैं। तो जब अगले दिन हमारे यहाँ तेल आ जाता है तो उसको जाकर वो पुनः चुकता कर देती हैं, तो इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। मान लीजिए तेल कोई वस्तु था उसको उन्होंने ले लिया तो अगले दिन वो उसको वापस कर देंगी। अब देखिए सेवा विनिमय, इसी प्रकार सेवा विनिमय होता है कि जब कोई अपनी सेवा दूसरों को देकर एवं दूसरों से सेवा प्राप्त करता है तो वह सेवा विनिमय कहलाता है। मान लीजिए किसी के यहाँ आपने काम किया तो वो आपने काम कर दिया उनके यहाँ, अब आपके यहाँ काम लगा तो वो आएंगे आपके यहाँ काम करने, तो ये हो जाएगा सेवा विनिमय। अब मुद्रा विनिमय, अब आप मुद्रा विनिमय से तो परिचित होंगे ही। जब कोई धनराशि का कोई प्रतीकात्मक रूप देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त करते हैं तो मुद्रा विनिमय कहलाता है। तो ये आजकल साधारण हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं कोई रुपया देकर आप लोग जो खरीदते हैं उसे मुद्रा विनिमय ही कहते हैं। जैसे आप लोगों को एक पानी का बॉटल खरीदना है तो आप लोगों को 20 रुपये अदा करना होगा, तब आप लोगों को पानी का बॉटल मिलेगा। तो आप लोगों ने उसे मुद्रा दिया, तब उसने आप लोगों को वस्तु दिया, तो यही है मुद्रा विनिमय। अब देखिए आगे मुद्रा की विशेषताएं। कोई मुद्रा कैसी होनी चाहिए कि वो अच्छी मुद्रा हो, यानी किसी मुद्रा की कितनी विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए सफल, उत्तम या मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक हो। तो जो मुद्रा हो ले जाने में सुविधाजनक हो, ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए कि 10 रुपये का सिक्का 1.5 कुंटल का हो तो उसको लाने में ही सुविधा ना हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है मुद्रा के मूल्य में बहुत अंतर ना हो। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो मुद्रा 5 रुपये में चलती है, लेकिन यदि हम बम्बई में चले जाएं तो वहाँ पर वो मुद्रा 2 ही रुपये में चले, तो ऐसा अंतर ना हो, ठीक है। अब देखिए मुद्रा प्रमाणित हो। मुद्रा पर जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुद्रा पर यानी नोटों पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, और उस पर एक हस्ताक्षर होता है, महात्मा गांधी जी की फोटो होती है, और कई भाषाओं में वहाँ पर लिखा रहता है ₹10, और उसमें लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे चौथे में है मुद्रा विनिमय करने में सुविधाजनक हो। मुद्रा विनिमय जो हो करने में सुविधाजनक हो, ऐसा ना हो कि 50 रुपये का नोट बना दीजिए और आप छुट्टा ना करिए। कोई किसी को 1 रुपये का सामान लेना हो तो उसको 50 का नोट कोई तोड़ ही ना पाए, ठीक है। तो आसान हो, ऐसा हो कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हो, जैसे 5 का भी हो 1 का भी हो, तो आसान हो प्रमाणित करने में, विनिमय करने में। आगे देखिए मुद्रा का प्रतिरूप आसानी से तैयार नहीं किया जा सकता हो। अब ये पॉइंट थोड़ा सा विलोमार्थक लगता है कि मुद्रा का आसानी से यदि प्रतिरूप तैयार नहीं किया जा सकेगा तो इसे बनाया कैसे जाएगा। तो इसे इसलिए आसानी से तैयार ना किया जा सके क्योंकि आजकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक विधियों का उपयोग हो रहा है, तो कोई मुद्रा को स्वतः ही ना बना ले जाए घर पर, इसीलिए इसको कहा गया है कि आसानी से तैयार ना किया जा सके। जो आप लोगों को जो यूनिट बनाई गई हैं वही इस नोटों को छाप सकें या पैसे को, मुद्रा को छाप सकें। अब कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो होता है जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय नकद दिया जाता है तो विक्रेता द्वारा कैश मेमो बनाया जाता है। कैश मेमो एक अस्थानांतरणीय पत्रक है जो धन चुकाने के साक्ष्य होता है। तो कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो का मतलब आप साधारण से समझ सकते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो बाजार आप जब किसी के यहाँ सामान खरीदते हैं तो वह सामान का एक पर्चा बनाता है और उस पर मूल्य लिख देता है और ये मात्रा लिख देता है कि कितना मात्रा इन्होंने लिया है और रुपए लिख देता है और वही जोड़कर आप लोगों को दे देता है। तो जो आपको पर्चा देता है वही एक कैश मेमो होता है, ठीक है। अब कैश मेमो पर क्या क्या लिखा होता है आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश मेमो पर तारीख लिखी होती है, दूसरे नंबर पर लिखा होता है क्रम संख्या लिखी होती है कहता है।
अब दूसरा तीसरा लिखा होगा विक्रेता का रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पता तथा दूरभाष, दूरभाष का मतलब होता है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो चौथा लिखा होगा क्रेता का नाम लिखा होगा, वस्तु की संख्या, इकाई तथा मूल्य लिखा होगा, छठा होगा छूट लिखा होगा, ठीक है। और सातवां होगा वस्तु एवं सेवा कर दर सहित लिखा होगा कुल, और आठवां लिखा होगा कुल प्राप्त नगद, जितना आपने नगद दिया। और नवा लिखा होगा कैशियर का हस्ताक्षर, जितने रुपए उसको अदा किए उसका हस्ताक्षर भी रहता है। अब देखिए हमने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को पता है कि जब हम थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक नज़र में पूरे पाठ को देखते हैं, उसमें जल्दी जल्दी हम रिविजन के तौर पर देख लेते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी आ गया है कि एक नज़र में वाणिज्य गणित। तो आइए देख लेते हैं इसके पहले पॉइंट को। पहले पॉइंट में कहा गया अनुपात सदैव समान इकाइयों वाली राशियों में ज्ञात करते हैं। इसको हमने आप लोगों को बताया, सेंटीमीटर और मीटर वाले में हमने बताया था। अब देखिए दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई राशि शून्य नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमने आप लोगों को बता दिया। हमें दिया गया है अनुपात को दशमलव या भिन्न में बदल सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2:3 लिखा है, तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, 2/3 लिख देंगे और इसका दशमलव क्या होगा, जब इसे काट देंगे तो आपको दशमलव मिल जाएगा, ठीक है, दशमलव में। अब देखिए अगले पॉइंट में, जब दो अनुपात समान होते हैं तो उनमें समानुपात का संबंध होता है। इस प्रकार समानुपात में 4 पद होते हैं। ये हो गया। अब देखिए अगले पॉइंट में, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हमने बताया था ABCD लेकर, AD बराबर A और D का गुणा जो होता है बराबर होता है B और C के गुणनफल के। अब देखिए आगे प्रतिशत को भिन्न तथा भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ सूत्र दिए गए थे, जैसे कि लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, और क्रय जिस दर पर वो वस्तु खरीदी जा रही है उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। हानि क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस पर हम खरीद रहे हैं, और विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं। अब देखिए लाभ किसी वस्तु में यदि आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना प्रतिशत हमने इस वस्तु पर लाभ कमाया। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत होता है हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर देख सकते हैं हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब आगे देखिए, अतः लाभ और हानि का प्रतिशत केवल क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रय मूल्य लिया गया है और यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही लिया गया है। तो लाभ और हानि का जो प्रतिशत है केवल क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होता है, ना कि विक्रय मूल्य पर। ब्याज क्या होता है, ब्याज का परिभाषा एक बार यहाँ पर फिर दिया गया है, मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाली अधिक धनराशि को ब्याज कहते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब वही ब्याज जो साधारण ब्याज होता है, जो हम साधारण सा ब्याज लेते हैं उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये साधारण ब्याज का समय वो फार्मूला हो गया। अब आगे देखिए, आगे है विनिमय प्रणाली। तो विनिमय प्रणाली क्या होती है, जब कोई अपनी वस्तुओं या सेवाओं को देकर दूसरे से अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त करता है तो इस प्रणाली को विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि मुद्रा विनिमय हो जाता है, वस्तु विनिमय हो जाता है, सेवा विनिमय हो जाता है। इससे पूर्व हमने थ्योरी में आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे विनिमय होते हैं। तो यहाँ पर एक का उल्लेख हमने किया है मुद्रा विनिमय वाला। तो मुद्रा विनिमय क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आजकल के युग में मुद्रा विनिमय बड़ा फेमस है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मुद्रा विनिमय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मुद्रा विनिमय का उल्लेख किया है, जब कोई धनराशि देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त करता है तो वह मुद्रा विनिमय कहलाता है। जैसे आप लोगों को कोई किताब खरीदनी है तो आप मार्केट में जाएंगे तो आप लोगों को उस किताब के लिए आपको कुछ मूल्य देना पड़ता है। जैसे जो बनाता है किताब उसका मूल्य तय करता है कि 50 रुपये, तो उस पर लिखा रहता है 50 रुपये। तो आपको 50 रुपये जब आप उसको देंगे तब वह आप लोगों को किताब देगा, ठीक है, तभी आप लोगों को वह किताब देगा। तो ये ऐसा विनिमय हो गया, आप लोगों को वस्तु प्राप्त हो गया और उसे मुद्रा प्राप्त हो गई। तो ऐसा विनिमय मुद्रा विनिमय कहलाता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।